तो भाई अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके चाचा ताऊ या फिर दादा जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, अगर वो भी अपने पैसे को सीनियर सिटीजन वाली स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले थे ना, तो ये वीडियो उनके लिए खास है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपके फैमिली में कोई है, तो उसको इस वीडियो को भेजिएगा। यहाँ पर 1 जुलाई 2026 से इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इसको नहीं पता है। तो कौन कौन से बदलाव हुए हैं इसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। टैक्स के लाभ जो हैं, स्कीम क्या है, बेसिक जानकारी क्या है, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें पता नहीं है तो आपको हो सकता है फ्यूचर में नुकसान भी हो सके। तो मैं आपको यहाँ पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि जो SC/SS स्कीम है, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या चेंजेस यहाँ में लाए गए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। ठीक है, चलिए वीडियो में एक एक करके शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर ये स्कीम में बदलाव हुआ क्या है। 1 जुलाई 2026 से ये बदलाव दोस्तों माने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से अभी ये 12 जुलाई चल रही है जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने अभी इन्वेस्ट नहीं किया था और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, यानी SC/SS, भारत की सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है। एंड यहाँ पर जो सुरक्षित बचत योजना आप कह सकते हैं इसको, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दर मिलता है। मतलब जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको यहाँ पर ब्याज दर थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। यह योजना पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों में उपलब्ध है। ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस अपना SC/SS वाला ओपन करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि जो 1 जुलाई से बदलाव हुआ है, यहाँ पर कौन खुलवा सकता है और उसकी बेसिक जानकारी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों खाता कहाँ पे खुलेगा, आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। न्यूनतम जमा यहाँ पर आप 1,000 कर सकते हैं, 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अधिकतम जमा अगर आप करना चाहते हो 30 लाख रुपए तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं। जो सेवानिवृत्त लोग होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, अगर वो अपने पैसे को सरकारी स्कीम में जमा करना चाहते हैं तो उनके लिए स्कीम काफ़ी खास मानी जाती है। यहाँ पर 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अभी सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर जो जमा करना है ये एक मुश्त होगा या फिर किस्तों में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों में हो सकता है। अगर आप 1,000 के मल्टीपल करोगे, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहो 30 लाख के अंदर में, वो कर सकते हो, किस्तों में भी और एक मुश्त भी। ब्याज दर वर्तमान में अभी 8.2% चल रहा है, लेकिन ब्याज दर को ही देखकर अभी मत छोड़िएगा, बहुत सारे और बदलाव हुए हैं। दोस्तों यहाँ मिस टाइपिंग हो गई है, 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 2024 नहीं, जो करंट डेट तक यहाँ पे जो चल रहा है ब्याज दर, ये आपको देखने को मिला, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, एंड ब्याज का जो भुगतान ये तिमाही होता है और जो इसका मेच्योरिटी ये 5 साल में दोस्तों मेच्योरिटी आपको देखने को मिलती है। अब ये सवाल उठता है कि भाई यहाँ पर कौन निवेश कर सकता है। जिनकी उम्र दोस्तों 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, यानी आपके चाचा है, आपके ताऊ जी हैं, जो भी है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, या फिर आप खुद ही हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। 55 साल या उससे अधिक के सेवानिवृत्त लोग जो हैं, ये नागरिक है, ये आप निवेश कर सकते हैं। एंड 50 साल या उससे अधिक जो आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या दोस्तों, यहाँ पे सेवानिवृत्त के 3 महीने के अंदर आप विशिष्ट रिटायर करना जरूरी है। 3 महीने के बाद रिटायरमेंट नहीं मिलने पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में ही निवेश आप कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं निवेश तो कर ही सकते हैं 50-55 साल की उम्र में जो आए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं। अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो 60 साल के बाद ही यहाँ पे निवेश आप कर पाएंगे। ठीक है, जो ब्याज दर होता है किस तरीके से यहाँ भुगतान किया जाता है, तो क्वार्टरली दोस्तों यहाँ भुगतान होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Q1 की 30 जून को ये दोस्तों ब्याज का यहाँ पे दे तिथि है और भुगतान तिथि यहाँ पर 1 जुलाई आपको देखने को मिल जाती है। Q2 की अगर हम बात करते हैं 30 सितंबर यहाँ पर दोस्तों ये है ब्याज देने की तिथि, एंड यहाँ पे भुगतान तिथि 1 अक्टूबर आपको देखने को मिल जाती है। Q3 31 दिसंबर, 1 जनवरी यहाँ पे भुगतान तिथि, और Q4 31 मार्च यहाँ पर ब्याज दे तिथि और यहाँ पर भुगतान तिथि, और यहाँ पर 1 अप्रैल। तो जिस डेट को ब्याज दे तिथि होती है उसके एक दिन बाद यहाँ पर दोस्तों भुगतान की तिथि होती है। ठीक है, एक दिन बाद आपको पैसे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि टैक्स में लाभ किस तरीके से हमें मिल रहा है। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, टैक्स 80C के तहत आपको जो छूट मिलती है, और जो न्यू टैक्स रिजीम में धारा 80C(d)(1)(b) के तहत जो छूट मिलती है, इसके यहाँ पे समझते हैं। जो अधिकतम यहाँ पर 1.5 लाख तक की छूट यहाँ पे धारा 80C के अंदर आपको देखने को मिलती है। एंड 30% टैक्स स्लैब में आने पर 45,000 तक का टैक्स बचत लाभ आपको देखने को मिल जाता है। 5 साल से पहले अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं, यहाँ पर छूट वापस ले ली जाएगी, उस वर्ष की आय में जोड़ दिया जाएगा और ब्याज पर पेनल्टी दोनों यहाँ पे लग सकती है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, अधिकतम 1 लाख तक की अतिरिक्त कटौती यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड ब्याज आय टैक्सेबल होगी आपकी कुल आय के अनुसार।
तो यहाँ पर अभी जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उनको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट देखने को समझ में आ रहा है। और टीडीएस का नियम यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों। टीडीएस का नियम, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा पैकेज देने वाला हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो यदि वार्षिक ब्याज 1 लाख से अधिक है तो टीडीएस यहाँ पे दोस्तों कटेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु पर टीडीएस दर 10% पैन देने पर है, और पैन नहीं देने पे 20% तक टीडीएस आपका लगता है। एंड टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G या 15H आपको भरना पड़ता है। नया फॉर्म 12BAA जमा करें अगर आपकी कुल अनुमानित आय टैक्स लिमिट के अंदर आ रही है। ठीक है, इससे आपका टैक्स टीडीएस बच पाता है। एक चीज़ आपको नोट करना है, CBDT के अनुसार कुछ मामलों में बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा फॉर्म 12BAA मांगा जा सकता है। नियम समय समय पर ये बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि जो मैं आज बता रहा हूँ आगे चल के भी ऐसा हो सकता है कुछ चेंजेस यहाँ पे हो जाए। अब कुछ जो नियम 1 जुलाई से लागू हुए दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं। 1 साल से पहले अगर खाता बंद करते तो कोई आपको ब्याज नहीं मिलने वाला है। यदि आप खाता खुलने के 1 वर्ष से 365 दिन के भीतर बंद करते हो कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। यदि पहले से दिया गया ब्याज है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। एंड 10 से 11 महीने तक जमा रखने के बाद भी 1 वर्ष की शर्त यहाँ पे नहीं मिलती, ये आपको समझना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही आपको ब्याज जुड़ता है। हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे यदि आपने 1 अप्रैल 2026 को 30 लाख रुपए जमा किए और 1 फरवरी 2027 को खाता बंद कर दिया तो आपको पहले दिए गए सभी ब्याज और जमा मूलधन 1,84,500 वापस कर दिए जाएंगे और केवल मूलधन 28,15,500 दिया जाएगा। कोई ब्याज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट के कुछ यहाँ पे नियम समझते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोविज़न यहाँ पे केवल स्पाउस के साथ, यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट केवल पति पत्नी के साथ ही खोला जा सकता है। फॉर्मर सर्वाइवर के आधार पर खोला जा सकता है। एंड 100% अधिकार केवल होल्डर यानी फर्स्ट होल्डर की होगी, दूसरे होल्डर कोई यहाँ पे अधिकार आपको देखने को नहीं मिलता। यानी अगर आप और आपके स्पाउस यहाँ पे खोलते हैं तो आपका अधिकार होगा। ठीक है, जो प्राइमरी होल्डर है, सेकेंडरी होल्डर कोई अधिकार नहीं होता है। खाते का संचालन करने के लिए दूसरा होल्डर अधिकृत होता है, मालिक नहीं होता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी खाता खोलते हैं उसके मृत्यु पर विशेष सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यदि खाता टैक्स सरकारी कर्मचारी ग्रुप A, D, B, C, D की सेवा के दौरान मृत्यु तो यहाँ पर उनकी जीवित पति पत्नी स्पाउस 60 वर्ष से कम उम्र में SC/SS खाता खोल सकते हैं। शर्त क्या है? रिटायरमेंट सेवा के नियम के अनुसार होना चाहिए। ठीक, अब टीडीएस और टैक्स की बात करते हैं तो ब्याज आय पर टैक्स आपकी आय के अनुसार लगता है। आपके टैक्स स्लैब पर ये निर्भर करेगा कितना आपके यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। यदि साल भर में 50,000 उससे अधिक ब्याज प्राप्त होते तो उस पर टैक्स देना होता है। 60 वर्ष से कम तो 10% का टीडीएस, 60 वर्ष से अधिक तो 10% पैन देने पर, और पैन नहीं देने पर आपको 20% का टीडीएस लग सकता है। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था। और अधिकतम निवेश सीमा जो मैंने आपको बताया दिया था कि अधिकतम सीमा 30 लाख तक है। इससे अधिक जमा करने पर अतिरिक्त राशि आपको तत्काल लौटा दी जाती है। अधिक निवेश पर SCC/SS की उच्च ब्याज दर नहीं मिलेगी। केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर यानी वर्तमान में 4% का जो ब्याज दर चल रहा है वही आपको देखने को मिलता है अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे निवेश करते हो। ब्याज की गणना उसी दिन होगी जिस दिन अतिरिक्त राशि जमा की गई है और रिवंटन मिलने तक ये आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि जो नियम है दोस्तों ये समय समय पर बदलते रहते हैं। तो जो अभी करंट टाइम का नियम चला है वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ नियम समझते हैं। 1 साल से पहले खाता बंद करने पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलता, मैंने शुरुआत में बताया था। 1 वर्ष 365 दिन के पहले खाता बंद करने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि आपने पहले ही दिया गया ब्याज तो आप वापस ले लिया जाता है। 10 से 11 महीने जमा करने के बाद भी 1 वर्ष की शर्त पूरी नहीं होती है। ठीक है, एंड दूसरा ज्वाइंट अकाउंट के नियम मैंने आपको बता ही दिया। ज्वाइंट अकाउंट केवल पति पत्नी के साथ खोला जा सकता है और यहाँ पर अप्रिसिएशन 100% पहला होल्डर को ही मिल सकता है। पहला होल्डर 100% मालिक होता है, दूसरा होल्डर यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए अधिकृत है एंड 100% स्वामित्व पहले होल्डर का यहाँ पे होता है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, निवेश, ब्याज, टैक्स, प्रॉपर्टी सब पहले होल्डर के अधीन होगा। दूसरा होल्डर केवल प्रबंधन के लिए सीमित है। पहले होल्डर की मृत्यु पर राशि दूसरे होल्डर को मिलेगी या फिर नामिनी को। ठीक है, इनकम और टैक्सेशन है यहाँ पे दोस्तों। पहला होल्डर और पैसा उसी के नाम पर है तो वही निवेश करता है तो पहले होल्डर के नाम से ही टैक्स लगेगा। हर स्थिति में ब्याज का टैक्स केवल पहले होल्डर के आय पर माना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब जो यहाँ पे तीसरा नियम है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर यदि कोई केंद्रीय राज्य सरकारी कर्मचारी यानी ग्रुप A, B, C, D की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस कर्मचारी की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। रिटायरमेंट सेवा से संबंधित नियम यहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, जिससे जो पात्रता यहाँ पे है, सेवा के दौरान मृत्यु केंद्रीय या फिर राज्य कर्मचारी, आयु 50 वर्ष से अधिक, रिटायरमेंट या सेवा से संबंधित नियम, जीवित पति पत्नी 60 वर्ष से कम होने पर भी SSC खाता खोला जा सकता है। ठीक है, ये इसका नियम है। और यहाँ पे कौन पात्र नहीं होगा, देखिए नाबालिग सदस्य या छात्रवृत्ति, कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से कम थी
और यहाँ पर SC SS की यहाँ पे शर्तों का पालन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो नहीं खोला जाएगा अकाउंट। और यहाँ पे टैक्स और TDS के यहाँ पे हम समझ लेते हैं। टैक्स ब्याज आपकी कुल आय में जोड़कर लगता है, टैक्सेबल होता है। ओल्ड रिजिम में ATC के तहत छूट उपलब्ध है 1.5 लाख तक। न्यू टैक्स रिजिम में ATCC D1B के तहत 1 लाख तक अतिरिक्त यहाँ पे छूट देखने को मिल जाती है। और TDS नियम के ब्याज है दोस्तों 1 लाख प्रति वर्ष पे। आयु 60 वर्ष है उससे अधिक है, पैन दिया है तो 10%। अगर आयु 60 वर्ष है उससे अधिक है तो पैन दिया है, नहीं दिया तो 20%। आयु 60 वर्ष से कम है, पैन दिया है तो यहाँ पे 10%। आयु 60 वर्ष से कम है, पैन नहीं दिया तो यहाँ पे 20% ये आपको लगता है। ठीक है, कुल मिला के आपको पैन दे देना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको 10% का नुकसान हो सकता है। अब TD से बचने के लिए क्या है, फॉर्म 15G 60 वर्ष से अधिक, फॉर्म 15H 60 वर्ष से अधिक या फॉर्म 12BBA आपको जमा करना पड़ेगा। एंड फॉर्म 12BBA CBDT द्वारा निर्धारित बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा कभी कभी ये मांगा जा सकता है। तो टैक्स आगे कुल आय, छूट और स्लैब पर निर्भर करता है दोस्तों। आप जो टैक्स स्लैब में आते हैं आपको उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप अधिकतम निवेश सीमा से अधिक जमा करने पर करते हैं तो यह नियम क्या है, जैसे 30 लाख जो अधिकतम सीमा है अगर उससे ज़्यादा जमा करते हैं तो अधिकतम सीमा दोस्तों 30 लाख का है। अगर इससे अतिरिक्त जमा करते हैं तो अतिरिक्त राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। अतिरिक्त निवेश पर SC SS की उच्च ब्याज दर आपको नहीं मिलती है। और यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो वर्तमान ब्याज दर होता है 4% का, आपको वही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने 1 जनवरी 2026 को 35 लाख रुपये जमा कर दिए तो 5 लाख रुपये अतिरिक्त हैं। अधिकतम सीमा यहाँ पे 30 लाख है SSC के नियम के अनुसार। अतिरिक्त राशि 5 लाख की आपकी है, ये अलग रख दी जाएगी। और यहाँ पर रिफंड प्राप्त हुआ, ठीक है, नहीं तो 1 अप्रैल 2026 से लगभग 3 महीने तक आपको यहाँ पर जो अतिरिक्त ब्याज है ये 4% के हिसाब से आपको दे दिया जाता है। जो खाता केवल अतिरिक्त राशि पर 4% का प्रतिवर्ष ब्याज देता है, यानी अगर 5 लाख गुणे 4% गुणे 3/12 करेंगे तो यहाँ पे ये 5,000 निकल के आता है। ये आपको यहाँ पे 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि ये राशि आप FD में रखते हैं तो 7% मानकर, यदि ब्याज 5 लाख है 7% मानकर 3/12 यहाँ पे 8,750 रुपये आ जाते हैं। संभावित नुकसान आपको यहाँ पे लगभग 3,750 का आपको देखने को मिल जाता है। इससे अच्छा है कि आप 30 लाख तक ही जमा करें, 5 लाख रुपए आप FD वगैरह में कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे लिंक आपको दे रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो डिटेल है आप इन लिंक के थ्रू जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ से हमने स्रोत लिया है, जहाँ से हमने इसको लेकर वीडियो बनाया है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, निवेश करने से पहले सभी नियम अच्छी तरीके से आपको समझ लेना जरूरी है। प्रीमेच्योर विड्रॉल नियम को पूरी तरीके से आपको पढ़कर ही करना है। टैक्स प्लानिंग आप सही तरीके से करें। यहाँ पे ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम आप जब चुन रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही अपनी रिजीम चुनें। TDS से बचाने के लिए ये फॉर्म समय समय पर जमा करें और अधिकतम सीमा का ध्यान रखें, अतिरिक्त जमा करने से आप बचें। और ये जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है और जागरूकता से दी गई है। अगर ये वित्तीय सलाह और ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है, निवेश कोई सलाह यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। निवेश करने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जानकारी की पुष्टि आप जरूर कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से आप परामर्श लेकर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो जानकारी अभी तक हमें मिली थी उसके बिहाफ पे हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप SC SS में जमा करना चाहते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इसकी डिटेल आप पूछ सकते हैं, या फिर जो मैंने आधिकारिक लिंक आपको दिया था उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल पता करने के बाद ही आप निवेश करें। ये वीडियो जानकारी के उद्देश्य से है, कोई भी निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, या आपके घर में कोई रिटायर्ड पर्सन है, आपके दादा दादी हैं, आपके चाचा ताऊ हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। या फिर अगर आप खुद निवेश करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ में अगर आप ज़मीन और SSCS या फिर SIP में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कंफ्यूज हैं तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, मैंने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। मिलता है आपको इसी वीडियो में। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।